आज हम डिजॉक्सिन जैसी अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिल की बीमारियों में चलने वाली दवा का पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं। डिजॉक्सिन एक ऐसी दवा है जो दिल की बीमारियों में खासकर 10 में से 5 पेशेंट में चलती है। डिजॉक्सिन जो है ये मार्केट में लेनोक्सिन के नाम से भी उपलब्ध है। अगर आप डिजॉक्सिन खरीदने जाते हैं और बोलते हैं कि लेनोक्सिन दे दीजिए तो आपको डिजॉक्सिन ही मिलेगी। अगर हम बात करें मार्केट में कौन कौन से रूपों में उपलब्ध है, मतलब इसे पेशेंट में कौन कौन से रूपों में चलाया जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसका टैबलेट फॉर्म अवेलेबल है। इसी तरीके से डिजॉक्सिन का इस्तेमाल सोल्यूशन के रूप में, सिरप के रूप में भी किया जाता है। और तो और अगर किसी पेशेंट में डिजॉक्सिन का इस्तेमाल हमें तुरंत चाहिए, मतलब उसका तुरंत असर चाहिए, तो इसके इंजेक्शन भी उपलब्ध है जो कि डॉक्टर के सलाह पे और डॉक्टर के बताए अनुसार ही लगवाने चाहिए। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं डिजॉक्सिन की मेडिकल यूजेस की ओर, जान लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होती है। जैसा आप सभी को पता है कि दिल की बीमारियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। तो वो कौन कौन सी दिल की बीमारी जिसमें इसका इस्तेमाल होता है, तो उसमें से पहली बीमारी का नाम है हार्ट फेलियर। अब दोस्तों आप सोचेंगे हार्ट फेल को कैसे ये रोक सकती है, तो नॉर्मली दोस्तों ये हार्ट फेल को रोकती नहीं बल्कि उसे मैनेज करती है। अगर डिजॉक्सिन ऐसे पेशेंट में दिए जाए जिसको हार्ट फेल होने के चांसेस है, हार्ट अटैक आने के चांसेस है, तो उसको नियर फ्यूचर में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर वो डिजॉक्सिन का नियमित तौर पर डॉक्टर के सलाह पे कंटिन्यू इस्तेमाल करता रहे। अब चलते हैं दूसरी बीमारी की ओर। दूसरी बीमारी एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर जब किसी व्यक्ति की एट्रियल चेंबर, मतलब दिल के जो ऊपर के 2 चेंबर होते हैं उनसे बोलते हैं एट्रियल चेंबर, अगर उनमें कभी कभी हार्ट बीट सही से ना हो पाए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए, हार्ट बीट सही से हो इसके लिए डिजॉक्सिन का इस्तेमाल डॉक्टर कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति में एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी बीमारी बन जाए, एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब उसके एट्रियल चेंबर जो कि ऊपर के आपको इमेज में दिख रहे हैं वो ज्यादा ही फाइबरस हो जाए, मतलब अंदर से थिक हो जाए, तो वो अपना सही से काम नहीं कर पाते हैं, ब्लड को सही से होल्ड नहीं कर पाते हैं। इस बीमारी को ठीक करने के लिए भी डिजॉक्सिन का इस्तेमाल डॉक्टर कॉम्बिनेशन फॉर्म में करते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि ये सब काम दवा किस तरीके से करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर या फिर किसी व्यक्ति में हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये इंक्रीज करती है सोडियम इंट्रासेलुलर लेवल को, जिसकी वजह से जब सोडियम इंट्रासेलुलर लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, कैल्सिफिकेशन कम हो जाता है, फोर्स भी कम हो जाता है और एट द लास्ट जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाता है। व्यक्ति को किसी भी तरह का हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं होते, उसका हार्ट नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, ये जब एट्रियल फिब्रिलेशन या किसी बीमारी में इस्तेमाल की जाती है तो इस दवा के क्या क्या साइड इफेक्ट है ये जानना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसकी मेडिकल यूज जानना है। तो दोस्तों पहली जो की दिक्कत है वो है ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी। जब किसी व्यक्ति को डिजॉक्सिन दी जाती है तो उसके ऑक्यूलर मतलब ऑप्टिक नर्व में टॉक्सिसिटी मतलब जहर डेवलप होने लगता है और उसके आई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब उसके आई में सड़न पैदा हो सकती है या फिर उसकी आंखों में अंदर खासकर ऑप्टिक नर्व में सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है। डिजॉक्सिन का जो नेक्स्ट साइड इफेक्ट है वो है नोजिया। नोजिया का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अगर चक्कर महसूस हो या उसका जी मचलाए तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि ये डिजॉक्सिन दवा की वजह से हो रहा है और ये उसका साइड इफेक्ट है। इसी तरीके से जो इसका नया साइड इफेक्ट है वो है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का क्या मतलब होता है अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए। एनोरेक्सिया का मतलब होता है ईटिंग डिसऑर्डर। जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो कभी कभी वो सही से खा भी नहीं पाता, चबा नहीं पाता है और उस वजह से खाना जब उसका कभी कभी सही से नहीं हो पाता तो उस वजह से उसका वेट भी गिरने लगता है जो कि एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता है। इस तरीके से इसके आपके साइड इफेक्ट समझ गए। अब जान लेते हैं कि कितनी कितनी मात्रा में दवा इस्तेमाल की जाती है। डिजॉक्सिन दवा का जो डोज है दोस्तों वो टैबलेट, इंजेक्शन और सिरप 3 का है, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा इसका टैबलेट रूप उपलब्ध है और यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये टैबलेट जो है ये 10 से 15 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से लोगों को दिन में सिर्फ एक बार दिया जाता है। अगर नॉर्मल कंडीशन तो एक बार दिया जाएगा, एबनॉर्मल है तो उसमें डॉक्टर इसको हो सकता है दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर दे। अगर दोस्तों हम लोग बात करें सिरप की तो सिरप भी सेम इसी रेट में चलता है, मतलब 10 से 15 mcg पर केजी के हिसाब से पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। इसको आप इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 0.25 mg ये सब लोगों को दी जाती है। अब जान लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में कि दोस्तों जो दवा ही एक्चुअल में कितने रुपए में उपलब्ध है। तो जो इसकी 10 टैबलेटें हैं दोस्तों, मतलब एक स्ट्रिप इसकी 25 रुपए में मिल जाती है। जो इसका 2 ml का इंजेक्शन आता है उसकी जो कीमत है दोस्तों वो 8 रुपए है, मतलब ये 8 रुपए में मार्केट में उपलब्ध है। एक इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं बट डॉक्टर के पूछने के बाद ही। अब जान लेते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी, ड्रग इंटरेक्शन, मतलब ये दवा कौन कौन सी बीमारियों में तो इस्तेमाल होती है आपको पता है, लेकिन कौन कौन सी दवाओं के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। अगर बना देंगे तो पेशेंट की जान पे भी बना सकती है। इसका इस्तेमाल एस्पिरिन के साथ बिना डॉक्टर के परमिशन के नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कार्बेडिलॉल के साथ भी इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, या भी करे भी तो डॉक्टर जैसा प्रिस्क्राइब करे उसके अकॉर्डिंग। तीसरी जो दवा है उसका नाम है मेटप्रोलोल। मेटप्रोलोल के साथ भी इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और विटामिन डी के साथ तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए जब डॉक्टर से आप कंसल्ट कर चुके हैं। अब मान लेते हैं दोस्तों इसके कंट्राइंडिकेशन को। कंट्राइंडिकेशन एक ऐसी
चीज है जिसे जानना हर एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर को जरूरी है। कंट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि ये दवा कौन कौन सी बीमारियों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, या फिर करनी है तो किसी स्पेशलिस्ट के अंडर में सुपरविजन में इस्तेमाल करनी है। पहली बीमारी का नाम है हाइपोकैलमिया। हाइपोकैलमिया का मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी के ब्लड में पहले से ही लो पोटेशियम लेवल है, मतलब पोटेशियम की मात्रा कम है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाता है या फिर बिल्कुल ही मना है। इसी तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी, अगर कोई व्यक्ति डिजॉक्सिन के लिए हाइपर सेंसिटिविटी रखता है तो उसमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल मना है, नहीं तो उसका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा उसको दूसरी बीमारियां बन जाएंगी। तीसरी बीमारी का नाम है हाइपोमैग्नीसिमिया। हाइपोमैग्नीसिमिया का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में खासकर मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ही कम हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए, नहीं तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। आप आई थिंक जान चुके हैं कि डिजॉक्सिन का इस्तेमाल हम लोग कौन कौन सी बीमारी में बिल्कुल ही नहीं करते हैं। चौथी बीमारी का नाम है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, जब किसी व्यक्ति का हार्ट सही तरीके से बीट न करे, कभी फास्ट करे कभी स्लो करे, जैसे कि एक 0.8 सेकंड में इसकी साइकिल कंप्लीट होती है, वो 0.8 सेकंड की जगह पर 0.7 सेकंड या कम समय में कंप्लीट करने लगे, तब ऐसा होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको जब ऐसी वीडियो ला के दूं तो आप सबसे पहले देख सके। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, जब मैं आपको नया वीडियो ला के दूं सबसे पहले आप देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।